हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं मार्च 2023 के करंट अफेयर को। अभी तक हमने इसके दो मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में, दूसरा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में पढ़ा। आज का हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था से संबंधित मार्च महीने में क्या क्या मुद्दे हुए, कौन कौन से अधिनियम आए, क्या राष्ट्रीय स्तर पर और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें क्या प्रावधान किए, क्या गवर्नमेंट के द्वारा योजनाएं चलाई गई आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इन सबसे संदर्भित जो जो पॉइंट आते हैं सबका एक एनालिसिस के रूप में पढ़ते हैं। इसके आज के टॉपिक के अंतर्गत आता है पहला टॉपिक, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड द्वारा विनिमय, मतलब सेबी के द्वारा विनिमय से संदर्भित मुद्दा चर्चा में उठा है। तो चलिए पढ़ते हैं कि यह सुर्खियों में क्यों रहा है। इससे सब सेबी के बारे में पढ़ते हैं। इससे संबंधित मुद्दे जो आए हुए हैं करंट में, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। हाल ही में सेबी के बोर्ड में द्वितीयक बाजार की विनिमय व्यवस्था की संदर्भ में एक नए निर्णय लिए गए हैं। तो क्या कहा गया है, अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि सेबी बोर्ड की बैठक में द्वितीयक बाजार की विनिमय की व्यवस्था के संदर्भ में कई निर्णय लिए गए हैं। किसमें? द्वितीय बाजार की विनिमय की व्यवस्था में। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सेबी के बारे में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई, इसका कार्य क्या रहा, फिर इसके संदर्भ में देखते हैं जो बाजार की व्यवस्था के निर्णय लिए गए उसके संदर्भ में पढ़ते हैं। जैसे सेबी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत। इस कानून के जरिए एक सांविधिक निकाय बनाया गया। यह एक कैसा निकाय है? सेबी एक सांविधिक निकाय है और भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से 1988 में गठित किया गया था। तो यह भारत सरकार के संकल्प के माध्यम से कब गठित किया गया था? 1988 में। यह सांविधिक निकाय है और यह इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना हुई। अब सेबी के कार्यों के बारे में देखते हैं। सेबी के कार्य के मूल कार्य और सेबी की प्रकृति के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सेबी के मूल कार्य के बारे में। सेबी प्रतिभूतियों शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करना और शेयर मार्केट के विकास को बढ़ावा देना, उन्हें विनियमित करना है। यह स्टॉक एक्सचेंजों, डिपोजिटरी, विदेशी संस्थागत निवेश को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूति बाजारों को पंजीकृत एवं उनके कामकाज को विनियमित करता है। इसके संदर्भ में दूसरा कार्य आता है कि यह शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में धोखाधड़ी, व्यापार संबंधी अनुचित व्यवहारों और इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करता है। तो यह क्या क्या प्रतिबंधित करता है? धोखाधड़ी, व्यापार संबंधी अनुचित व्यवहारों और इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रतिबंधित करता है। और कामकाज, कौन कौन से कामकाज को विनियमित करता है? जैसे स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी, विदेशी संस्थागत निवेशकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, वेंचर कैपिटल फंड, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूति बाजारों को। अब पढ़ते हैं सेबी की प्रकृति के बारे में। यह किस तरीके की है? जैसे यह एक विधायी, अर्ध न्यायिक और अर्ध कार्यकारी संस्था में 3 अलग अलग कार्य करती है, जिसमें अर्ध विधायी क्षमता के तहत वह विनियमों के मसौदे को तैयार करती है। इसकी जो 3 संस्थाओं के अंतर्गत यह कार्य करती है, उसके अंतर्गत पहली संस्था आती है अर्ध विधायी। अर्ध विधायी की क्षमता के आधार पर वह विनियमों के मसौदे को तैयार करती है। दूसरी क्षमता आती है अर्ध कार्यकारी क्षमता, जिसके तहत वह जांच पड़ताल और प्रवर्तन संबंधी कार्यवाही करती है। और तीसरी आती है अपनी अर्ध न्यायिक क्षमता के तहत जो निर्णयों और आदेशों को पारित करती है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकृति है इसकी, अर्ध विधायी, अर्ध न्यायिक और अर्ध कार्यकारी। अब आती है इसकी शक्तियों के बारे में। शक्तियों के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले इसमें जांच पड़ताल करने संबंधी शक्तियाँ। यह प्रतिभूति बाजार में स्टॉक एक्सचेंज और म्यूचुअल फंडों, मध्यवर्तियों और 100 विनियामक संगठनों का निरीक्षण, उनसे पूछताछ और उनकी संपरीक्षा या ऑडिट कर सकता है। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत इसमें वो शक्तियाँ इनको प्राप्त होती हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत किसी सिविल या न्यायालय के पास होती हैं। बाजार विनिमय संबंधी शक्तियाँ, इस संदर्भ में सेबी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ होती हैं, जिसमें आती है यह किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी प्रतिभूति के व्यापार को निलंबित कर सकती है।
यह किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय या लेन देन से प्रतिबंधित कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज या 100 विनियामक संगठनों में से किसी भी पदाधिकारी को निलंबित कर सकती है और जांच पड़ताल के अधीन किसी भी लेन देन के संबंध में प्राप्तियों और प्रतिभूतियों को जब्त कर सकती है और अपने पास रख सकती है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में बाजार विनिमय निवेशकों के हितों की रक्षा करने संबंधी दायित्व को पूरा करने के लिए सेबी में कई सुधारों का लागू किया गया। तो इसकी विभिन्न तरीके की शक्तियाँ रहीं। पहली शक्ति जैसे जांच पड़ताल से संबंधित शक्ति, दूसरी आती है न्यायिक शक्ति और बाजार विनिमय से संबंधित शक्तियाँ इसको प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कई सुधारों को लागू किया गया। उनके वर्णन देखते हैं, उनके वर्णन किया गया है। अब आता है निवेशक सुरक्षा और भागीदारी के संदर्भ में। निवेशक सुरक्षा यह सेबी मुख्यतः निवेशकों की सुरक्षा की बढ़ावा देने और भारतीय बाजारों के विकास में निवेशकों की भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सेबी क्या करता है, यह निवेशकों के हितों की सुरक्षा को बढ़ावा देता है और भारतीय बाजार के विकास में निवेशकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। इस दिशा में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए सेबी ने वित्तीय प्रदर्शन, कॉरपोरेट गवर्नेंस आदि से संबंधित कई उपाय किए हैं। सेबी के द्वारा द्वितीयक बाजार में कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे कि पहले नंबर पर द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए निवेशकों हेतु एक एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट सुविधा को आरंभ किया है। इसके तहत यूपीआई के माध्यम से अपने खाते में एक निर्धारित राशि को ब्लॉक करके द्वितीयक बाजार में व्यापार कर सकते हैं और इस सुविधा को अपनाने के लिए निवेशकों के साथ साथ ब्रोकर्स के लिए भी स्वैच्छिक होगा। मतलब निवेशक भी रहेंगे और ब्रोकर भी इसमें एक स्वैच्छिक के रूप में अपना योगदान दे सकते हैं और उस प्रक्रिया में सहभागिता निभा सकते हैं। और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के संदर्भ में इसमें सुधार किए गए हैं कि स्टॉक ब्रोकर विनिमय 1992 में संशोधन किया गया। किसमें संशोधन किया गया? स्टॉक ब्रोकर अधिनियम विनिमय 1992 में, जिसका उद्देश्य स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा धोखाधड़ी या बाजार के दुरुपयोग को रोकने और उसका पता लगाने के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करना है। और इस संशोधन में निम्नलिखित कार्य शामिल है, जिसके अंतर्गत पहली आती है व्यापार संबंधी गतिविधियों और आंतरिक नियंत्रणों की निगरानी के लिए प्रणालियाँ। दूसरी आती है स्टॉक ब्रोकर और उनके कर्मचारियों के दायित्वों का निर्धारण करना। तीसरी आती है उचित निपटान प्रणाली, जिसमें ग्राहक की समस्या को हल करने के लिए एक ठोस व्यवस्था और एक रिपोर्टिंग तंत्र का होना। और चौथी आती है विशिल विलोवर नीति, जो सूचना प्रदाता की नीति कहलाती है। इसके संदर्भ में प्रमुख संशोधन शामिल किए गए हैं। अब आता है शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के संदर्भ में। पंजीकृत या मध्यवर्ती विनिमय संस्थाओं में निवेशकों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र को सुचारू रूप देने के लिए संबंधित विनिमयों में संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित कार्यों को शामिल किया गया है, जिसमें मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित सुलह और मध्यस्थता तंत्र का विस्तार पंजीकृत मध्यवर्तियों और विनियमित संस्थाओं और उनके निवेशकों ग्राहकों के लिए किया गया है। हाइब्रिड मॉडल के माध्यम से कार्यवाही को संचालित किया जा सकता है। विवाद समाधान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। निर्णयों की मजबूती से लागू करने के उपायों को अपनाया गया है इसके संदर्भ में, जिसमें ASBA जैसी सुविधाओं के महत्व के बारे में पढ़ते हैं कि यह जो एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। इसका पहला इम्पोर्टेंस है, यह खाते से राशि डेबिट होने तक ग्राहक की ब्लॉक की गई धनराशि पर ब्याज मिलेगा। दूसरा आता है कि इसके अंतर्गत जो समाधान निगम के जरिए वह सीधे निपटान की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें समाधान निगम ग्राहक स्तर की निपटान प्रक्रिया का अवलोकन कर सकता है। यह मध्यवर्ती द्वारा अनजाने में गलत या कपटपूर्ण रिपोर्टिंग के जोखिम को समाप्त करता है और यह ट्रेडिंग मेंबर्स के डिफॉल्ट के मामले में ग्राहकों के फंड को तत्काल अनब्लॉक करना है और शेयरों की वापसी करनी है और इसके चलते ट्रेडिंग मेंबर्स के लिए बहुत कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है। अब आता है जैसे बाजार अवसंरचना संस्थान के बारे में, जो इसके बारे में पढ़ा हुआ है। यह होता क्या है? यह एक प्रकार का वित्तीय बाजार संस्थान होता है जो शेयर बाजार या पूंजी बाजार में दैनिक कामकाज को निपटाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी, क्लीयरिंग हाउस, सेबी इसके सभी उदाहरण रहे हैं।
अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट कि द्वितीयक बाजार को मजबूती। द्वितीयक बाजार को मजबूती प्रदान करता है तो सेबी के संदर्भ में है कि सेबी प्रतिभूतियों और शेयरों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों की रक्षा करने और द्वितीयक बाजार के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उत्तरदायी विनियामकीय प्राधिकरण है। तो यह कैसा एक प्राधिकरण है? एक विनियामकीय प्राधिकरण है द्वितीयक बाजार के संदर्भ में और प्राथमिक बाजार के संदर्भ में कि यह क्या है, यह किस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहले समझते हैं द्वितीयक बाजार के बारे में। द्वितीयक बाजार निवेशक द्वितीयक बाजार में ही प्रतिभूतियों और शेयरों की खरीद और अपने पास पहले से मौजूद प्रतिभूतियों और शेयरों की बिक्री करते हैं। मतलब पहले वह खरीद करते हैं और उसके बाद प्रतिभूतियों या शेयरों की बिक्री करते हैं। इसके अंतर्गत निवेशक द्वितीयक बाजार में ही एक दूसरे से प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री संबंधी लेन देन करते हैं और इस बाजार में कोई कंपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए शेयर नहीं बेचती है। जब शेयरों की बिक्री और खरीद की जाती है तो उसमें जो इनको खरीदा गया है तो उसमें इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए शेयर नहीं बेचे जाते हैं। द्वितीयक बाजार क्या है? द्वितीयक बाजार एक वास्तविक प्रारंभिक जारीकर्ता होता है जो प्राथमिक बाजार में शेयर स्टॉक को जारी करता है। फिर जो निवेशक होता है वह निवेशक जो होता है वह पहली बार खरीदता है या बेचता है शेयर स्टॉक में, और निवेशक आगे खरीद या बिक्री के शेयरों को सूचीबद्ध करता है स्टॉक एक्सचेंज में और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से वह पुनः निवेशक के पास जाता है और उसके अंतर्गत वह द्वितीयक बाजार श्रृंखला से संबंधित होता है जो वह वास्तविक या प्रारंभिक जारीकर्ता के बिना किसी हस्तक्षेप के संचालित होता है और निवेशक पुनः शेयरों को खरीद या बेच सकता है स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार। तो यह प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। अब आता है प्राथमिक बाजार के बारे में या प्राइमरी मार्केट के बारे में। यह वह स्थान होता है जहां पर कंपनी पहली बार अपने स्टॉक, बॉन्ड, शेयर को जारी करती है और सीधे निवेशकों को पहुंचाती है। आईपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू आदि प्राथमिक बाजार के होने वाले लेन देन से जुड़े कुछ साधन होते हैं और यदि कोई प्रारंभिक निवेशक कुछ समय बाद मूल कंपनी को ही उनके शेयर बेचना चाहता है तो इस तरह के लेन देन को केवल द्वितीयक बाजार में ही किए जा सकते हैं। द्वितीयक बाजार में होने वाले लेन देन को केवल इसलिए द्वितीयक कहा जाता है क्योंकि यहाँ सबसे पहले प्रतिभूति या शेयरों का लेन देन नहीं होता बल्कि यहाँ कंपनी द्वारा पहले से जारी प्रतिभूतियों और शेयरों की खरीद या बिक्री की जाती है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि प्राथमिक बाजार की अपेक्षा द्वितीयक बाजार को द्वितीयक बाजार क्यों कहा जाता है? द्वितीयक बाजार कहने का रीजन ये है कि उसमें सबसे पहले शेयरों की लेन देन नहीं होती है बल्कि उसमें क्या होता है, उसमें कंपनी द्वारा पहले से जारी प्रतिभूतियों की बिक्री की जाती है, तभी उसे द्वितीयक बाजार कहा जाता है। हाल में द्वितीयक बाजार में सेबी के द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ सुधार हुए हैं जिसके अंतर्गत पहला सुधार आता है कि कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड के लिए एक रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा के अंतर्गत एआईएफ के रूप में कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, सेबी बोर्ड ने कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड को एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित करने के लिए सेबी वैकल्पिक कोष विनिमय 2012 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसमें बैकस्टॉप सुविधा के संदर्भ में कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड निवेश ग्रेड या कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों की खरीद हेतु बैकस्टॉप सुविधा के रूप में कार्य करेगा और यह दबाव के समय प्रतिभागियों के बीच विश्वास पैदा करने और द्वितीयक बाजार में तरलता की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है। इसके संदर्भ में कुछ कार्य है। इसके संदर्भ में कार्य कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड के वस्तुतः नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली गारंटी के आधार पर बाजार संबंधी दबावग्रस्त स्थितियों के दौरान कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए धन जुटा सकता है। शेयरधारकों को सशक्त बनाने के समय प्रकटीकरण के संदर्भ में इस संदर्भ में सेबी विनिमय में संशोधन किया गया है जिसका उद्देश्य सूचीबद्ध संस्थानों द्वारा महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और जानकारियों को व्यापक रूप से और समय पर प्रकट करने को सुविधाजनक बनाना है। यह सूचीबद्ध संस्थाओं में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाएगा तथा बॉन्ड या वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट और की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की अवधारणा को प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें पहली बार बॉन्ड या वाणिज्यिक पत्र को जारी करते समय स्टॉक एक्सचेंजों को जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को फाइल किया जाएगा जबकि बाद में प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट को फाइल किया जाएगा। यह किसी व्यक्ति या कॉर्पोरेट इकाई या निवेशक के एक छोटे समूह को अलग से स्टॉक या शेयर आवंटित करना प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है, जो इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कही गई है। अब आता है पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन के संदर्भ में।
पर्यावरणीय सामाजिक अनुशासन एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। यह किस तरीके का फ्रेमवर्क है? इस फ्रेमवर्क का उपयोग संधारणीयता एवं नैतिकता से संबंधित अलग अलग स्तरों पर किसी कंपनी की व्यावसायिक पद्धतियों और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। जैसे पर्यावरणीय गवर्नेंस व सामाजिक के संदर्भ में, जैसे पर्यावरणीय मानदंडों में इस बात पर आकलन किया जाता है कि कोई कंपनी भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के प्रबंधक या रक्षक के रूप में कैसा प्रदर्शन करती है, अर्थात प्रकृति पर प्रभाव कम से कम रखना, ये इसका पर्यावरणीय प्रबंध है। दूसरा आता है सामाजिक मानदंड। सामाजिक मानदंड में यह परीक्षण करते हैं कि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों, स्थानीय समुदायों और राजनीतिक परिवेश के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन कैसे करती है। फिर तीसरा आता है गवर्नेंस के संदर्भ में। इसमें गवर्नेंस संबंधी मानदंड पर बताते हैं कि किस प्रकार एक कंपनी निर्णय लेती है, रिपोर्ट तैयार करती है और नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करती है, इसके संदर्भ में। तो इसमें पर्यावरणीय मानदंड, सामाजिक मानदंड और गवर्नेंस संबंधी मानदंड में अलग अलग तरीके से इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है। अब आते हैं कि ईएसजी प्रकटीकरण या रेटिंग और निवेश के लिए संतुलित फ्रेमवर्क के बारे में। ईएसजी प्रकटीकरण, ईएसजी इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस को ईएसजी कहा गया है। इस प्रकटीकरण के संदर्भ में या इसके डिस्क्लोजर के संदर्भ में देखते हैं कि इसके जरिए BRSR कोर मानदंडों के तहत कंपनियों को क्रमिक रूप से शामिल करना निर्धारित किया गया। वित्त वर्ष 2023-24 में BRSR कोर में बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 150 सूचीबद्ध कंपनियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 में 1000 सूचीबद्ध कंपनियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। BRSR कोर में प्रमुख प्रदर्शन सूचक संकेतकों में से कुछ निर्धारित संकेतक शामिल किए जाएंगे ताकि कंपनियों को इन निर्धारित संकेतकों के संबंध में तार्किक आश्वासन सुनिश्चित करना होगा। इस संदर्भ में अब आता है ईएसजी रेटिंग के बारे में। ईएसजी रेटिंग प्रदान करने वाले को ईएसजी रेटिंग के मामले उभरते या भारत के उभरते बाजार से संबंधित मानकों पर विचार करना होगा। इस संदर्भ में विश्वसनीयता को सुगम बनाने के लिए ईआरपी जो रेटिंग प्रदान करने वाली ईएसजी है उसको कोर ईएसजी रेटिंग नामक ईएसजी रेटिंग की एक अलग श्रेणी शुरू की जाएगी और यह रेटिंग BRSR कोर के मानदंडों पर आधारित होगी। ईएसजी निवेश के संदर्भ में, इस संदर्भ में मिस सेलिंग, ग्रीन वॉशिंग से संबंधित व्यापार पद्धति को रोकने, फंड के उपयोग के बारे में रिपोर्टिंग संबंधी अनिवार्यताओं को सुधार करने और ईएसजी संबंधी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय आरंभ किए जाएंगे। मिस सेलिंग के संदर्भ में यह उत्पाद या सेवा के विक्रय से संबंधित एक अनैतिक पद्धति होती है जिसके तहत किसी उत्पाद या सेवा को जानबूझकर लापरवाही पूर्वक गलत तरीके से प्रस्तुत करके ग्राहक को इसकी उपयुक्तता के बारे में गुमराह करके बेचा जा सकता है। ग्रीन वॉशिंग के संदर्भ में यह किसी कंपनी द्वारा अपने उत्पाद और उनकी सेवा की संधारणीयता के बारे में झूठी या भ्रामक जानकारी के प्रसार को संदर्भित करता है। अब आता है सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां 1999 के अनुसार। इसमें एक नया अध्याय जोड़ते हुए प्रतिभूति या सेबी के बाजार में ईआरपीस के लिए विनियामकी फ्रेमवर्क बनाया गया। इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सूचकांक प्रदाताओं के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क। ये अलग अलग तरीके से सेबी से संदर्भित कुछ प्रावधान चल रहे हैं जिसके अंतर्गत आता है सूचकांक प्रदाताओं के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क। इसमें सेबी ने इंडेक्स फंड के प्रसार के कारण उनके बढ़ते प्रभुत्व को हवाला देने के लिए NSE इंडेक्स या एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्तमान में अविनियमित सूचकांक प्रदाताओं पर अपनी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया। सेबी द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में सेबी द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए विनियामकी फ्रेमवर्क की शुरुआत की गई है। इसे दिसंबर 2022 में सेबी ने सूचकांक प्रदाताओं के लिए एक ड्राफ्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया था जिसके प्रावधान निम्नलिखित है। इसके अंतर्गत पहला प्रावधान आता है पंजीकरण का होना। पंजीकरण भारत में उपयोग किए गए सूचकांक की पेशकश करने वाले सूचकांक प्रदाताओं को सेबी के साथ अपना पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के संदर्भ में सूचकांक प्रदाताओं को अपने सूचकांक की मौजूदा रूपरेखा और उनके मानदंड पद्धति की समीक्षा के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन करना होगा। निष्पक्षता के संरक्षण के संदर्भ में सूचकांक प्रदाताओं के पास हितों के टकराव का प्रबंधन करने, सूचकांक के निर्धारण के संबंध में किए जाने वाले अलग अलग कार्यों की प्रामाणिकता और निष्पक्षता की रक्षा करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को होनी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के पालन करने के संदर्भ में या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसका मूल्यांकन करने के लिए सूचकांक प्रदाताओं को बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पक्ष आकलन किया जाएगा और इस प्रकार मूल्यांकन 2 साल में एक बार किया जाएगा। इसके संदर्भ में है तो ये सेबी के संदर्भ में कुछ अलग अलग प्रावधान रहे जिसमें कौन कौन से रहे। पहले तो हमने कौन कौन से पढ़ा
जैसे इसके संदर्भ में रहा। फिर इसके बाद आता है जैसे निवेशक सुरक्षा और भागीदारी के संदर्भ में। फिर दूसरा आता है द्वितीयक बाजार को मजबूती प्रदान करने के संदर्भ में। फिर इसके अंतर्गत तीसरा पड़ा पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन के संदर्भ में। और चौथा पड़ा है सूचकांक प्रदाताओं के लिए एक विनियामकीय फ्रेमवर्क जो सेबी के द्वारा किया गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के बारे में या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में। सबसे पहले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सुर्खियों में क्यों रहा है उसके बारे में देखते हैं। फिर यह क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, किसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आता है सेबी में भारत ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को सीधे भुगतान कर केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अब तक $27 बिलियन से अधिक की बचत की है। तो भारत ने क्या किया है कि भारत ने डीबीटी के जरिए लाभार्थियों को सीधे भुगतान कर केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अभी तक $27 बिलियन से अधिक की बचत की है। तो जब बचत की है तो इसके क्या उद्देश्य और यह होता क्या है। सबसे पहले डीबीटी होता क्या है। डीबीटी की शुरुआत 2013 में शुरू की गई थी। इसे सरकारी योजनाओं के लाभ के लक्षित वितरण के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए शुरू किया गया था? सरकारी योजनाओं के लाभ के लक्षित वितरण के रूप में, जिसको हाल ही में अभी ये लाभ मिला ही हुआ है कि $27 बिलियन की बचत प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में सरकार सीधे नागरिकों के आधार पर नंबर से जुड़े बैंक खातों में लाभ अंतरण करती है। इससे 2013 के पहले चरण में 43 जिलों में पायलट प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था, जिसमें कुल 24 योजनाएं शामिल हैं। दिसंबर 2022 तक पूरे भारत में 300 से अधिक केंद्रीय योजनाओं और 2000 से अधिक राज्य योजनाओं को डीबीटी के दायरे में लाया जा चुका है। डीबीटी के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। डीबीटी करने के लिए आपका आधार अनिवार्य नहीं है, चूँकि आधार अद्वितीय पहचान प्रदान करता है और यह लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए उपयोगी है, इसलिए इसे प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही लाभार्थियों को आधार के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। डीबीटी के उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से लाभ हस्तांतरण या लाभ के अंतरण में शामिल स्तरों में कमी है। दूसरा आता है चोरी और नकल पर लगाम लगाने के संदर्भ में, लाभार्थियों का सटीक लक्षीकरण के संदर्भ में और भुगतान में होने वाली देरी में कमी के संदर्भ में इसके कुछ उद्देश्य हैं। डीबीटी का कार्यान्वयन किस तरीके से होता है? डीबीटी के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है, जो पूर्ववर्ती योजना आयोग में एक डीबीटी मिशन तैयार किया हुआ था। इस मिशन को भी 2013 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और जो 2015 तक चलता रहा, मतलब 2 साल तक यह चलता रहा। बाद में डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों को 2015 में कैबिनेट सचिवालय में सचिव के अधीन कर दिया गया, ताकि आवश्यकता अनुरूप प्रोत्साहन मिलता रहे इसके कार्यान्वयन के संदर्भ में। डीबीटी के इम्पोर्टेंस के बारे में, यह सरकारी लाभ का कुशल हस्तांतरण करता है कि डीबीटी का उपयोग करके इच्छित लाभ सीधे लाभार्थियों के खातों में स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसी के साथ ही प्रशासन के मध्य क्रम की ओर से आने वाली बाधाओं से दूर हो गई है, जो पहले ऐसे हस्तांतरण की प्रक्रिया में देरी और लीकेज का मुख्य कारण थी, तो जो अभी इसमें सुधार हुआ है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व में बढ़ोतरी के संदर्भ में किया कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छित राशि और उनके संचालन को ट्रैक किया जा सकता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी। फर्जी लाभार्थियों की संख्या में कमी का होना, जैसे जो फर्जी लाभार्थी रहते हैं, जो नकली या पुनरावृत्ति वाली प्रविष्टियों से इनकी आसानी से पता चल जाता है। दूसरी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से फर्जी लाभार्थियों को पहचान में मदद मिलती है। भ्रष्टाचार में कमी हुई है, क्योंकि जब इसमें पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ जवाबदेही बढ़ेगी तो यह इसमें भ्रष्टाचार में भी कमी होगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था और वित्तीय समावेशन में सहायक होगी कि इसके तहत आधार से जुड़े बचत खाते को तरजीह दी जाती है और यह लाभार्थी को औपचारिक व्यवस्थाओं में लाता है, उससे बैंकिंग प्रणाली से परिचित कराता है। डीबीटी के अंतर्गत कुछ योजनाओं की श्रेणियां शामिल हैं, जैसे नगद अंतरण, जैसे कैश ट्रांसफर, और दूसरी आती है वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतरण। नगद ट्रांसफर के अंतर्गत लाभार्थियों को मंत्रालयों और विभागों से सकल नगद लाभ का हस्तांतरण अलग अलग तरीकों से किया जाता है। लाभार्थियों के प्रत्यक्ष भुगतान, राज्य कोष के भुगतान, कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान आदि होते हैं और उदाहरण के लिए पहल या मनरेगा या NSAP इसके उदाहरण है।
अब आता है वस्तु एवं सेवाओं के अंतरण के संदर्भ में मध्यवर्ती एजेंसी के माध्यम से व्यक्तियों को वस्तु के रूप में लाभ दिया जाता है। लाभार्थियों को ये वस्तु या सेवाओं की निःशुल्क या रियायती दरों पर दी जाती है। उदाहरण के लिए मध्याह्न भोजन, पीडीएस और उर्वरक आदि पर सब्सिडी प्रदान करना होता है। भारत में डीबीटी के सफल कार्यान्वयन हेतु ये कुछ मुख्य सहायक तत्व हैं, जैसे जेम ट्रिनिटी जो आधार जन धन आधार और मोबाइल अर्थात जेम ट्रिनिटी लीक प्रूफ तथा लक्षित लाभ हस्तांतरण को सक्षम बनाती है। बिजनेस करस्पॉन्डिंग के संदर्भ में या भौतिक उपलब्धि वाले बैंकों के विकल्प के रूप में, जिसमें बिजनेस करस्पॉन्डिंग को बढ़ावा देते हुए करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाता है। पेमेंट बैंक के संदर्भ में यह इसका उद्देश्य देश भर में प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित सुरक्षित वातावरण में भुगतान और वित्तीय सेवाओं के प्रसार को व्यापक बनाना है और यह लघु व्यवसायों, कम आय वाले परिवारों और प्रवासी श्रमिकों आदि पर केंद्रित होता है। मोबाइल मनी के संदर्भ में भुगतान करने का एक साधन होता है और यह डीबीटी की बेहतर पहुंच के लिए लास्ट माइल समाधान प्रदान करने में सहायक होता है। इसके संदर्भ में कुछ मुख्य सहायक तत्व रहे हैं, जैसे जेम ट्रिनिटी, बिजनेस करस्पॉन्डिंग, पेमेंट्स बैंक और मोबाइल मनी। अब आता है डीबीटी के समक्ष आने वाली कुछ बाधाएं हैं, जैसे बुनियादी ढांचे का कमी होना, डिजिटल साक्षरता का कम होना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता की तुलनात्मक रूप से कम है। ऐसा संभव है कि इच्छित उद्देश्यों के लिए नकदी का उपयोग नहीं किया जाए, कि लाभार्थी को धन का उपयोग अनुत्पादक गतिविधियों जैसे नशाखोरी, जुआ आदि में हो जाता है, जिसमें कल्याण के उद्देश्य से प्रभावित हो जाता है। अप्रभावी शिकायत निवारण के संदर्भ में और बैंकों द्वारा मुनाफाखोरी, जैसे कई बैंकों में जनधन खाते में एक निर्धारित सीमा से अधिक लेन देन के लिए शुल्क लगाया गया है। इससे गरीब लाभार्थी बैंकिंग प्रणाली के उपयोग से हतोत्साहित हुए हैं। इसके संदर्भ में अब आगे की राय में देखते हैं कि इसमें क्या आगे के लिए सुझाव हो सकते हैं, जैसे लाभार्थी केंद्रित शिकायत निवारण तंत्र का विकसित होना, जिससे इसको पारदर्शी और सरल बनाया जाए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना, जिससे नागरिकों को बुनियादी डिजिटल साक्षरता प्रदान की जाएगी, जिसमें एटीएम का उपयोग करना, फोन आदि के माध्यम से अपने बैंकिंग विवरणों की जानकारी लेना आदि शामिल हैं। जिसमें फिर आता है अवसंरचना में सुधार करना, कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी डिजिटल अवसंरचना में सुधार करना आवश्यक है, ताकि डिजिटल या डीबीटी के लाभ से ज़्यादा लाभ प्रदान किया जा सके। कैश डोर स्टेप डिलीवरी को सक्षम करना, जिससे डीबीटी को लाभ प्राप्त करने अर्थात बैंकों में स्थानांतरित धन को निकालने के लिए वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे और इनके लिए लाभ प्राप्ति की प्रक्रिया कठिन हो जाती थी। अतः ऐसे में उनके आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उनको घर तक लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके संदर्भ में ये कुछ अपेक्षित लाभ हैं जो आप आगे की ओर कर सकते हैं, और जो थोड़ा अभी स्लो प्रोसेसिंग चल रही हो उसको और मजबूत कर सकते हैं, जिससे प्रत्यक्ष डीबीटी से संबंधित लाभ सही स्तर पर सभी तक पहुँचे। अब आता है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना आवास और शहरी मामलों की संसदीय स्थायी समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना शहरी के बारे में सबसे पहले देखते हैं, इसका उद्देश्य, इसको कब शुरू किया गया, इसका कार्यान्वयन क्या है, इसकी समयावधि क्या है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। अभी प्रेजेंट में क्या किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आवास और शहरी मामलों की संसदीय स्थानीय समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन मूल्यांकन की एक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हो, उसके संदर्भ में सबसे पहले तो इसका गठन कब किया गया, इसका क्या ऑब्जेक्ट रहा है, इसको पढ़ते हैं। यह योजना को 2015 में शुरू किया गया था एक फ्लैगशिप मिशन के अंतर्गत। यह एक फ्लैगशिप मिशन है जिसको सभी के लिए आवास प्रदान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मिशन में स्लम निवासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूहों और मध्यम आय समूहों के बीच शहरी आवास की समस्या का समाधान करना है। इस योजना में मार्ग संचालित दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें राज्यों या संघ शासित प्रदेशों द्वारा मांग के आकलन के आधार पर आवास की कमी का निर्धारण किया जा सकता है। इनका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इनका कवरेज देश के सभी शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। इसमें वैज्ञानिक शहर, नोटिफाइड प्लानिंग एरिया विकास प्राधिकरण और विकसित क्षेत्र प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य कानून के तहत ऐसा कोई प्राधिकरण शामिल है जिसमें शहरी नियोजन और विनियमों के कार्य सौंपे गए हैं।
इनकी समावधि 2015-16 से वित्त वर्ष 2021 वर्ष अर्थात 7 साल के लिए अवधि थी और इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी गई है। और इसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम वर्टिकल को छोड़कर सभी वर्टिकल शामिल हैं जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के लिए समय सीमा 31 मार्च 2022 तय की गई थी। अब आता है PMAY की विशेषताओं के बारे में। इसके अंतर्गत पहली विशेषता आती है कि यह जल, रसोई, विद्युत और शौचालय सुविधाओं से युक्त सभी मौसम में रहने योग्य आवास इकाइयाँ सुनिश्चित कराए। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में, शहरी गरीबों के लिए बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन देने के संदर्भ में, लाभार्थियों के मालिकाना हक तथा पर्यावरण, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा, इसके संदर्भ में इसकी 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आता है इसके 4 वर्टिकल के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से वर्टिकल शामिल है। जिसके अंतर्गत पहला वर्टिकल होता है जहां झुग्गी वहीं आवास, दूसरा आता है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, तीसरा साझेदारी में किफ़ायती आवास और लाभार्थी के नेतृत्व वाला निर्माण। इसके संदर्भ में 4 वर्टिकल हैं, जिसमें जहां झुग्गी वहीं आवास के संदर्भ में इसके तहत निजी विकासकर्ताओं की भागीदारी से झुग्गी वासियों को उसी क्षेत्र में ही पुनर्वास किया जाना है जो योजना के तहत घर बनाने के लिए स्लम बस्तियों वाली भूमि का उपयोग किया जाएगा। EWO श्रेणी से संबंधित सभी पात्रों को ये सहायता दी जाएगी और मांग पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप और केंद्र द्वारा ये प्रायोजित योजना रहेगी। अब आता है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के द्वारा, इसके माध्यम से किफ़ायती आवास को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत EWS या ILIG या MIG के पात्र लाभार्थी जब बैंकों से होम लोन लेते हैं तो उन्हें सब्सिडी की सहायता दी जाएगी या मांग पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप कर सकते हो। केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। साझेदारी में किफ़ायती आवास के संदर्भ में इसके तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी कर किफ़ायती आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें EWS श्रेणी के पात्र परिवारों को सहायता जिनके पास जमीन नहीं है उसके संदर्भ में है और आपूर्ति पक्ष से हस्तक्षेप और केंद्र प्रायोजित योजना के संदर्भ में है। फिर आता है लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण के संदर्भ में, यह है निजी घरों के निर्माण और उनके सुधार के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। EWS श्रेणियों से संबंधित पात्र परिवारों को सहायता प्रदान करती है और मांग पक्ष की तरफ से हस्तक्षेप और केंद्र प्रायोजित योजना के संदर्भ में। तो इसके यह 4 वर्टिकल हैं जिसके माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। PMAY के संसदीय स्थायी समिति के महत्वपूर्ण अवलोकन, जिसमें अवलोकन को देखते हैं। पहला नंबर की आवास की मांग में आंकलन में अंतराल की ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि योजना के तहत आवास की मांग 2 करोड़ है जबकि वास्तविक मांग 1.23 करोड़ है। बुनियादी सुविधाओं का अभाव होना कि दिसंबर 2022 में बुनियादी सीमाओं की कमी के कारण 5.6 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित नहीं किए जा सके थे। निर्माण कार्य की समय सीमा जैसे दिसंबर 2022 तक केवल स्वीकृत 87% स्वीकृत घरों की नींव रखी गई थी, जिसमें 61 लाख घर लाभार्थियों को सौंपे गए। अक्टूबर 2022 में भौगोलिक और आर्थिक कारणों से पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा को छोड़कर 50% से कम घर बनाए गए। लाभार्थी पर उच्च लागत कर भोज जैसे नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने अपना हिस्सा नहीं प्रदान किया है। इसके औसतन इसमें लाभार्थी योगदान 60% ही रहा है। BLC पर जोर, यह अधिकांश शहरी बेघर भूमिहीन भी है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में जमीन खरीदना और उस पर जमीन पर ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाना यह चुनौतीपूर्ण रहा। ISSR वर्टिकल के तहत घरों की कम स्वीकृति के संदर्भ में संख्या कम रही है, जिसमें 14.35 लाख आवासों की मांग के बढ़ते केवल 30% को ही स्वीकृति प्रदान किए गए हैं। अब आता है समिति के सुझाव क्या दिए गए। जैसे पहला सुझाव आया है कि आउटपुट की बजाय आउटकम पर ध्यान देना। समिति का सुझाव था कि निर्मित किए गए घरों की संख्या की जगह उन घरों को ध्यान दिए जाना जिनमें वास्तव में लाभार्थियों को रहना शुरू कर दिया गया है, उस पर ध्यान देना कि आउटकम की बजाय आउटपुट की जगह आउटकम पर ध्यान देना। लाभार्थियों की भागीदारी का होना कि निर्माण से पहले लाभार्थियों की पहचान की जाए। स्लम भूमि में डी नोटिफाइड स्थान पर डेटा का मिलान करना कि मंत्रालय को राज्यों द्वारा स्लम के डी नोटिफिकेशन के संदर्भ में ISSR वर्टिकल के प्रभाव पर डेटा को एकत्र करना, साथ ही समिति के समक्ष इसको रखना। प्रभाव आकलन और आवश्यक परिवर्तन की मंत्रालय द्वारा एक प्रभाव आकलन करने की आवश्यकता और इस आकलन के आधार पर शहरी गरीबों के लिए आवास प्रदान करने हेतु आवश्यक परिवर्तनों के साथ योजना का विस्तार करना चाहिए और एक नई योजना की तैयारी की जानी चाहिए। निर्माण के लिए सख्त समय सीमा की मंत्रालय द्वारा घरों के निर्माण शुरू करने और उन्हें पूरा करने के लिए एक सख्त समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए। राज्यों के कार्यों के आधार पर बढ़ती केंद्रीय सहायता देनी जानी चाहिए और निर्माण पूर्व प्रक्रियाओं को सुगम बनाना चाहिए, जिससे
लिए परियोजना शुरू करने के पहले भूमि की उपलब्धता, वैधानिक की मंजूरी और झुग्गी झोपड़ियों के हटाने का कार्य सुगम होना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव है। अब आता है स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 86% धन का उपयोग किया गया है और इसके अलावा फिर 69% परियोजनाएं भी पूरी कर ली जा चुकी हैं। तो अभी क्या किया गया है कि इसमें 86% धन का उपयोग करते हुए 69% परियोजनाओं का उपयोग पूरी कर ली गई है। इस स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, यह मिशन कब स्थापित हुआ था, इसका क्या कार्यान्वयन है, क्या उद्देश्य, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसको आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत 2015 में शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो प्रमुख अवसंरचनात्मक सुविधाएं मुहैया कराते हुए एक स्वच्छ और संधारणीय वातावरण प्रदान करते हैं। साथ ही ये शहर की स्मार्ट सॉल्यूशन के जरिए नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करते हैं। स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए 100 शहरों का चयन किया गया है जिनके अंतर्गत 3 मॉडल शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला मॉडल आता है शहर में सुधार, जैसे रेट्रोफिटिंग, शहर का नवीनीकरण करना, पुनर्विकास होना, या सिटी एक्सटेंशन या ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। तो इसके अंतर्गत कौन कौन मॉडल शामिल है? इस मिशन के अंतर्गत 3 मॉडल शामिल हैं, जिसमें पहला मॉडल आता है रेट्रोफिटिंग, शहर में सुधार करना, पुनर्विकास, शहर का नवीनीकरण करना, और ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट या सिटी एक्सटेंशन करना इसके अंतर्गत है। शहर के स्तर पर स्मार्ट सिटीज मिशन को लागू करने के लिए प्रत्येक शहर द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल गठित किया गया है। यह स्पेशल पर्पस व्हीकल शहर स्तर पर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक निगमित कंपनी है जिसमें प्रवर्तक के रूप में या राज्य, संघ या क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। इसमें इक्विटी शेयर होल्डिंग की 50-50% का अनुपात होगा। अब स्मार्ट सिटी मिशन से संबंधित मुद्दे कि पहला आता है कि स्मार्ट शहरों के लिए उपयुक्त संरचना का अभाव होना। इसमें स्मार्ट सिटी पहलों को भौतिक और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता की आवश्यकता है। पारदर्शिता और डेटा गोपनीयता के संदर्भ में यह स्मार्ट शहरों में अलग अलग स्रोतों से डेटा के एकत्रण और विशेषीकरण पर निर्भर होते हैं जो गोपनीयता की संबंधी समस्या पैदा कर सकते हैं। वित्त पोषण के संदर्भ में यह स्मार्ट शहरों को बरकरार रखने के लिए बहुत अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत सभी शहरों के पास स्मार्ट सिटी पहलों को लागू करने के लिए वित्तीय क्षमता मौजूद नहीं है। डेटा प्रोसेसिंग क्षमता और दक्षता के संदर्भ में धीमी प्रगति के संदर्भ में यह 20 शहर या लगभग केवल 20 शहर ही जून 2023 की समय सीमा को पूरा करने के सक्षम होंगे, जबकि बाकी शहरों की समय की अतिरिक्त समय सीमा होगी, जिसमें प्रगति की धीमी से पता चलता है कि परियोजनाओं के प्रबंधन और निष्पादन अपर्याप्त रहा, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है और नागरिकों को देरी से लाभ प्राप्त होता है। विकेंद्रीकरण के खिलाफ के संदर्भ में स्थानीय सरकारों की शक्तियों और स्वायत्तता को सीमित करते हैं और यह 74वें संविधान संशोधन 1992 की मूल भावना के खिलाफ है जो विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करती है। अब आता है इसके संदर्भ में 6 मूल सिद्धांत हैं, जिसमें पहला सिद्धांत आता है समुदायों को केंद्र में रखने के संदर्भ में, यह योजना को बनाने और कार्यान्वयन के दौरान। फिर दूसरा आता है मोर फ्रॉम लेस की, यह कम संसाधनों के उपयोग और इससे अधिक परिणाम पैदा करने की सक्षमता। सरकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के संदर्भ में यह शहरों को चयन प्रतिस्पर्धा के माध्यम से करना, परियोजनाओं को लागू करने में लचीला दृष्टिकोण अपनाना है। एकीकरण और नवाचार संधारणीयता के संदर्भ में यह एकीकरण संधारणीय समाधान होना, प्रौद्योगिकी को साधन के रूप में देखना न कि लक्ष्य के रूप में, कि प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक चयन जो शहरों के संदर्भ में प्रासंगिक हो, समन्वय होना कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग वित्तीय मामलों को समन्वय होना चाहिए। फिर आता है इसके संदर्भ में कि भारत में स्मार्ट सिटी की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले तो देखते हैं इतना स्मार्ट सिटी मिशन चलाया गया, इसके अंतर्गत 3 मॉडल के तहत स्मार्ट सिटी का विकास किया जा रहा है और इसे प्रेजेंट में इतना लाभ प्राप्त हुआ है कि 69% परियोजनाओं पर वर्क कर लिया गया है और 86% का धन का उपयोग हुआ है, इसके संदर्भ में हुआ है। तो आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता के संदर्भ में सबसे पहले देखते हैं गवर्नेंस के गवर्नेंस के संदर्भ में इसमें संस्थागत क्षमता है, सीमित स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता की कमी के संदर्भ में इसकी आवश्यकता रही। जल में जैसे पहुंच और पर्याप्तता का होना, वर्षा जल निर्भरता और वितरण संबंधी हानियों के संदर्भ में, विद्युत एवं ऊर्जा के संदर्भ में यह हाइड्रोकार्बन पर भिन्नता और 24/7 बिजली की उपलब्धता के संदर्भ में, स्वास्थ्य और देखभाल के संदर्भ में जैसे उपलब्धता का होना, बहनीयता और निवारक स्वास्थ्य या
आरोग्यता पर कम ध्यान देने के संदर्भ में। शिक्षा के संदर्भ में यह नामांकन और स्कूलों में बने रहना, शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल में अंतराल और असंरचना और अनुसंधान के लिए वित्त पोषण के संदर्भ में। अवशिष्ट और स्वच्छता के संदर्भ में कि यह खुले में शौच और घास से मैला ढोना तथा अपशिष्ट पृथक्कीकरण की कमी और अपशिष्ट संग्रह की क्षमता कम होना। आवागमन के संदर्भ में यह सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्तता, निजी परिवहन पर अधिक निर्भरता और जाम की स्थिति। अवसंरचना के संदर्भ में यह अवसंरचना, मकानों की वहनीयता, अनियोजित बसावट और शहरी प्रसार के संदर्भ में इसकी कुछ आवश्यकता देखी गई है। अब इसमें क्या सुझाव दिए हैं, इसमें कुछ निम्नलिखित तरीके के सुझाव दिए गए हैं कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सख्त समय सीमा का होना, कि इसमें जो परियोजनाओं का 69% केवल पूरा किया गया है, यह परियोजना को पूरा करने के लिए एक सख्त समय सीमा को आवश्यकता को दर्शाता है, जो परियोजना को समय का पूरा करने के संबंध में एक विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सके। दीर्घकालिक कार्यक्रमों की आवश्यकता, कि इसके अंतर्गत दीर्घकालिक कार्यक्रम लागू किए जाने चाहिए। इसमें 5 या 6 वर्षों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान लक्ष्य के हिसाब से इसे निर्धारित किया जा सके। दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में इनमें कस्बों शहरों के सामने आने वाली सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। प्रबंधकीय और वित्तीय क्षमताओं का निर्माण किया जाना चाहिए। एसपीबी का अनुभवजन्य पर ध्यान देना, कि देरी के कारणों को समझने के लिए कार्यान्वयन में पिछड़े शहरों में एसपीबी के अनुभवजन्य अध्ययन किए जाने चाहिए। धन जुटाने के संदर्भ में और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना, कि डेटा सुरक्षा और इनक्रिप्शन सुनिश्चित करके स्मार्ट शहरों को साइबर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए इसके संदर्भ में। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, ई कॉमर्स को बढ़ावा और विनिमय क्या है। हाल ही में वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने भारत में ई कॉमर्स पर बढ़ावा और विनिमय शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ई कॉमर्स के बारे में, ई कॉमर्स उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री को ई कॉमर्स के नाम से परिभाषित किया गया। तो ई कॉमर्स के नाम से किसको परिभाषित किया गया है? इसके माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री को ई कॉमर्स के माध्यम से डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं की खरीद या बिक्री को ई कॉमर्स में परिभाषित किया गया। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत 2 प्रकार के बिजनेस मॉडल का उपयोग किया गया है, जिसमें पहला बिजनेस मॉडल आता है मार्केट प्लेस मॉडल और दूसरा आता है इन्वेंट्री मॉडल। मार्केट प्लेस मॉडल, यह मॉडल में प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स खरीदारों और विक्रेताओं के बीच केवल कुछ लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं। वे लॉजिस्टिक्स या सामानों और उनकी डिलीवरी या रिटर्न का कामकाज देखते हैं और ऑर्डर को पूरा करने के लिए वे खुद कोई सामान नहीं बेचते हैं, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट। मतलब मार्केट प्लेस मॉडल वह मॉडल होते हैं जो प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स खरीदारों विक्रेताओं के बीच केवल एक लेन देन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें कोई सामान या डिलीवरी रिटर्न का कामकाज देखते हैं और ऑर्डर को पूरा करते हैं। इसमें खुद कोई सामान नहीं बेचते हैं, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट कंपनियां हैं। फिर दूसरा आता है इन्वेंट्री मॉडल। यह मॉडल एक प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स खुद को अपना सामान बेचते हैं। वे अपने गोदाम से सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं, जैसे बिग बास्केट इत्यादि। ये दो तरीके के एग्जाम्पल हैं। ई कॉमर्स के प्रॉफिट देखते हैं कि इसके लाभ किस किस क्षेत्र में। पहला आता है कि कम सेट अप लागत, क्योंकि भौतिक स्टोर बनाए रखने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। विश्व भर में कई बाजारों तक पहुंच होती है। बिना किसी बिचौलिए के उपभोक्ताओं के एक नए समूह तक पहुंच होती है। डिजिटल मार्केटिंग टूल की सहायता से आसानी और लागत प्रभावी मार्केटिंग होती है और डिलीवरी में आसानी की पैकेजिंग स्टोर जैसे लॉजिस्टिक सेवाओं में बाधा मुक्त होती है। अब आता है भारत में ई कॉमर्स को नियंत्रित करने वाले कानून के संदर्भ में, कि कौन कौन से कानून हैं। पहला आता है उपभोक्ता संरक्षण या ई कॉमर्स नियम 2020 के बारे में। दूसरा आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 2020 और तीसरा आता है इसके अंतर्गत अन्य कानूनी दायित्व के बारे में। पहली आती है उपभोक्ता संरक्षण विनिमय नियम 2020 के बारे में। यह नियम उपभोक्ता संरक्षण नियम 2019 के तहत जारी किया गया है। ये नियम ई कॉमर्स संस्थाओं को व्यापार में किसी अनुचित व्यवहार को अपनाने, कीमत में हेरफेर करने से रोकता है। ये नियम केवल ई कॉमर्स संस्थाओं पर लागू नहीं होते, न कि किसी व्यक्ति पर। ये नियम भारत में कारोबार करने वाली देश की बाहरी संस्थाओं पर भी लागू होते हैं। ये ई कॉमर्स संस्थाओं को शिकायत निवारण तंत्र की एक पर्याप्त व्यवस्था स्थापित करने का कार्य सौंपते हैं और अधिनियमों या विनियमों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संपर्क हेतु एक नोडल व्यक्ति नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करते हैं और ये व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए।
फिर दूसरा आता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति 2020 के बारे में। यह नीति केवल बिजनेस टू बिजनेस या ई कॉमर्स से ही संलग्न हो सकती है, ना कि बिजनेस टू कंज्यूमर से ई कॉमर्स से। यह किस पे लागू होगी? यह बिजनेस टू बिजनेस लागू होगी तथा यह बिजनेस टू कंज्यूमर पर लागू नहीं होगी। ई कॉमर्स में मार्केट प्लेस पर आधारित मॉडल के लिए स्वचालित मार्ग में 100% एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है। इन्वेंट्री आधारित मॉडल में एफडीआई की अनुमति नहीं प्रदान की गई और मार्केट प्लेस प्रदान करने वाली ई कॉमर्स इकाई को बेची जाने वाली इन्वेंट्री का स्वामित्व या नियंत्रण का अधिकार प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गई है। फिर आता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में, जो 2023 में संशोधित किए गए, में मध्यस्थों को अपने नियमों, विनियमों, गोपनीयता नीति और अनुपयोगकर्ता समझौते आदि को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसको प्रतिकूल प्रभाव डालती या प्रभावी स्थिति में दुरुपयोग से संबंधित प्रथाओं को रोकने के लिए प्रावधान किए गए। विधिक माप या विज्ञान अधिनियम 2009 के संदर्भ में इसके तहत ई कॉमर्स कंपनी के लिए लेबलिंग, पैकिंग से संबंधित सभी मानकों का प्रावधान किया गया। ई कॉमर्स निर्यात के बारे में। ई कॉमर्स निर्यात हाल ही में वैश्विक व्यापार अनुसंधान संस्थान ने भारत के ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को साकार किया है। इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में देखते हैं कि यह वैश्विक बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स निर्यात में मौजूदा $800 बिलियन से बढ़कर 2030 में $8 ट्रिलियन हो जाएगा और भारत को 2030 तक $350 बिलियन या अपनी कुल वस्तुओं को लगभग 1/3 निर्यात ई कॉमर्स के माध्यम से करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशों के अंतर्गत आता है कि जिसमें पहली सिफारिश है कि ई कॉमर्स शिपमेंट के लिए अलग कस्टम कोड्स बनाए जाने चाहिए। दूसरा आता है मार्केट इंटेलिजेंस विकसित करने और कारीगरों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और तीसरा आता है सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और नकली उत्पादों को रोकने के लिए भारत गुणवत्ता उत्पाद लेवल को लॉन्च किया जाना चाहिए। और देश व्यापार नीति 2023 में ई कॉमर्स से संबंधित कुछ नए प्रावधान किए गए हैं। इसके अंतर्गत कुछ सुविधाएं ई कॉमर्स निर्यात में कुछ सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसमें एफटीपी के तहत मिलने वाले लाभ ई कॉमर्स निर्यात के लिए भी उपलब्ध होंगे और कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स निर्यात पर प्रति कंसाइनमेंट अधिकतम मूल्य सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और डाकघर निर्यात केंद्र के संदर्भ में इसे क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स के सुविधाओं के लिए विदेशी डाकघर के लिए हब एंड स्पोक मॉडल से संचालित किया जाएगा। इसके संदर्भ में और ई कॉमर्स के लिए एक्सपोर्ट हब के बारे में। इसके अंतर्गत ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स के लिए वेयर हाउसिंग सुविधा से युक्त एक्सपोर्ट हब उपलब्ध कराए जाएंगे, जो ई कॉमर्स एग्रीगेटर्स को स्टॉकिंग, कस्टमर क्लियरेंस और रिटर्न प्रोसेसिंग में मदद करेगा। ग्राहक तक वस्तुएं पहुंचाने के लिए संबंधित गतिविधियों जैसे लेबलिंग, टेस्टिंग, रीपैकिंग आदि के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुमति दी जाएगी। इसके संदर्भ में अब आता है भारत में ई कॉमर्स से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या रही हैं। क्या क्या चुनौतियां हैं ई कॉमर्स के क्षेत्र में? जैसे पहली आती है व्यापक नीति का अभाव होना, यह व्यापक नीति का अभाव होना। दूसरी आती है प्रशासनिक कमियां कि ई कॉमर्स कंपनियां औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है तथा ई कॉमर्स के संदर्भ में यह मूल विभाग है और इसके बावजूद यह स्थिति देखने को मिलती है। डेटा सुरक्षा के संदर्भ में, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के संदर्भ में, बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में, ई फार्मा के संदर्भ में और ई फार्मा के जरिए कम निर्यात का होना कि इसमें केवल $2 बिलियन का रहा वर्तमान में और यह भारत में कुल निर्यात बास्केट के 0.5 हिस्से से भी कम है और भारत की क्षमता में बहुत कम है। इसके संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि राष्ट्रीय ई कॉमर्स नीति के संदर्भ में क्या सुझाव दिए गए। क्या यह एक व्यापक पूर्वानुमान आधारित ढांचे को अपनाया जाना चाहिए जिससे ई कॉमर्स में पारदर्शी तरीके से नियंत्रित किया जाए। पूर्वानुमान आधारित ढांचे के माध्यम से नियामक द्वारा हितधारकों को उन उपायों और प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जो उन्हें किसी भी समस्या के उत्पन्न होने से पहले अपनाने की आवश्यकता होती है। अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए, जिसके साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों में अनिवार्य और आसानी पंजीकरण हेतु प्रयास किए जाएं, जिससे ई कॉमर्स के विनिमय को सुव्यवस्थित करने की दिशा में प्रारंभिक कदम के रूप में लागू किया जाना चाहिए। डेटा संरक्षण बिल होना चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन बिल को तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इसमें जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। ई फार्मा का विनिमय किया जाना चाहिए। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित संरक्षण दिया जाना चाहिए। वित्तीय लेन देन की सुरक्षा हो कि बैंकों द्वारा लागू होने वाले उपाय
उपायों को यूपीआई आधारित भुगतान सेवाओं प्रदाताओं के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। एमएसई में ई कॉमर्स गतिविधियों को शामिल करना चाहिए, जिससे आवश्यक डिजिटल मार्केटिंग कौशल प्रदान किया जाना चाहिए और पीपीपी मॉडल के माध्यम से उद्योग विश्लेषण के माध्यम से मदद की जा सकती है। भारत में ई कॉमर्स से संबंधित कुछ पहले स्टार्ट हुई हैं, जिसके अंतर्गत पहली पहल आती है कि सार्वजनिक खरीद के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल शुरुआत की गई है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए उमंग, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, भारत इंटरफेस फॉर मनी या भीम ऐप आदि पहले स्टार्ट की गई है। कैटलॉगिंग, वेंडर डिस्कवरी और प्राइस डिस्कवरी के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने हेतु ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को स्थापित किया गया है और 5G के लिए 5 नेटवर्क शुरू करने के लिए भारत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। अब आता है ई फार्मेसी क्षेत्रक के बारे में। हाल ही में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक संगठन ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। तो किसके द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। यह नोटिस ई फार्मेसी कंपनियों द्वारा दवाओं में संबंधित कानूनों और नियमों को उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है। इसके संदर्भ में सबसे पहले केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके द्वारा यह नोटिस जारी किया गया। यह जो संगठन है, इसकी उत्पत्ति ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 7 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केंद्र सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। CDSOCO स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्यों में आता है कि यह दवाओं के आयात पर विनियामकीय नियंत्रण रखता है। यह नई दवाओं के नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी देता है। यह औषधि सलाहकार समिति और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठकें करता है। यह केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कुछ लाइसेंसों को मंजूरी प्रदान करता है। इसके संदर्भ में केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के संदर्भ में यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके संदर्भ में कुछ संबंधित तथ्य देखते हैं कि यह संसदीय समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई फार्मेसी नियमों के मसौदे के अंतिम रूप देने के लिए उन्हें बिना किसी देरी के लागू करने की सिफारिश की है। भारत में ई फार्मेसी क्षेत्रक के बारे में। भारत में ई फार्मेसी क्षेत्र तेजी से बढ़ता उद्योग है कि भारत में ऑनलाइन फार्मेसी बाजार में तीव्र गति से अर्थात लगभग 22% की CAGR से बढ़ रहा है और तथा कोरोना महामारी के बाद से इसमें विकास में बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़े फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए एक हिस्से के रूप में है कि यह जेनेरिक दवाओं के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है और यह मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% के करीब है या इससे वैश्विक टीकाकरण की मांग से 60% का योगदान दिया गया। भारत में ई फार्मेसी को संचालित करने वाले कारकों के संदर्भ में जैसे इंटरनेट की पैठ, डिजिटल इंडिया, सरकार का सहयोग, जीवन शैली में बदलाव और रोगों में वृद्धि, भारत की तेज से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था, घरेलू मांग में वृद्धि, महामारी के प्रकोप, इसके संदर्भ में कुछ कारक रहे हैं। ई फार्मेसी नियम 2018 के बारे में। इसके अंतर्गत ई फार्मेसी की गई है कि इस ई फार्मेसी की परिभाषा यह किसी वेब पोर्टल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से औषधियों के वितरण, बिक्री, स्टॉक, प्रदर्शन या बिक्री ई फार्मेसी कहलाती है। इसमें गोपनीयता का खुलासा नहीं होना चाहिए, पंजीकरण निश्चित होना चाहिए, अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत, और निरीक्षण होना चाहिए जिसमें व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है और प्रत्येक 2 वर्ष में निरीक्षण होना चाहिए। इसका विज्ञापन रेडियो या टेलीविजन या इंटरनेट या प्रिंट के किसी अन्य मीडिया के माध्यम से विज्ञापन नहीं करेगी। तो इससे संदर्भित कुछ इस नियम के बारे में। अब आता है मौजूदा जो ई फार्मेसी मॉडल है, जो प्रेजेंट में ई फार्मेसी मॉडल है। अभी तो हमने 2018 के ई फार्मेसी मॉडल के बारे में पढ़ा, जिसमें ई फार्मेसी की परिभाषा के बारे में, उसका क्रियान्वयन, निर्देशन, पंजीकरण के बारे में पढ़ा। अभी के प्रेजेंट में जो मॉडल चल रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। ई फार्मेसी मॉडल का इन्वेंट्री आधारित मॉडल, यह अलग अलग स्थानों पर अपने अपने गोदामों की आपूर्ति केंद्रों में दवाओं को भंडारित करते हैं और उनका स्टॉक रखते हैं। यह पंजीकृत फार्मासिस्ट उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, जैसे मेड लाइफ या नेडमिट्स हैं। इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो ई फार्मेसी के माध्यम से यह ग्राहकों तक अपनी पहुंच पहुंचाती हैं।
अपना सामान पहुंचाती हैं, मेडलाइफ या नेडमेड्स के जरिए दवाओं को पहुंचाती हैं। ई फार्मेसी या ई फार्मेसी इन्वेंट्री आधारित मॉडल यह है, लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी होती है जो किसी वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ता के माध्यम से डायरेक्ट ही उपभोक्ता को पहुंचाई जाती है, जो ग्राहक तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होती है। अब आता है जेनेरिक ई मार्केट प्लेस के बारे में। ये डिजिटल प्रतिष्ठान होते हैं जो अलग अलग प्रकार के उत्पादों की आपूर्ति करते हैं और इनकी आपूर्ति की जाने वाली बस्तियों में फार्मास्यूटिकल भी शामिल होते हैं और इस प्रकार के मार्केट जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन आते हैं। ई फार्मेसी मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल की इस मॉडल में प्रौद्योगिकी कंपनियां एक खरीदार और विक्रेता के बीच सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती हैं और इसमें ई फार्मेसी में एक एग्रीगेटर की भूमिका निभाते हैं, जैसे टाटा फर्स्ट एमजी एक एग्रीगेटर की भूमिका निभाते हैं जो इस मॉडल पर आधारित है। अब ई फार्मेसी क्षेत्र का इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे बढ़ती शहरी आबादी का होना। बढ़ती शहरी आबादी के चलते भारत की लगभग आधी आबादी अपनी चिकित्सा जरूरतों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर रुख करेगी। वैश्विक बाजार सुनिश्चित होना कि वैश्विक बाजार में 20.1% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जो भारत के लिए कंपनियों के लिए इस क्षेत्र में अग्रणी बनने रखने के लिए इसमें बदलाव अपनाना होगा। या क्रोनिक या चिरकालिक रोगों से ग्रस्त बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और ऐसे से रोग का विस्तार होगा। और पारंपरिक फार्मेसी रिटेल की असंगठित प्रकृति, जैसे खुदरा क्षेत्र अत्यधिक असंगठित है। इसके संबंध में कुछ चुनौतियां हैं कि घटिया नकली दवाओं की बिक्री, अलग अलग खुदरा विक्रेताओं द्वारा एक ही दवा के अलग अलग मूल्य पर बेचना और दवाओं की सीमित उपलब्धता के संदर्भ में। ई फार्मेसी विनिमय की आवश्यकता क्यों रही है, इस क्षेत्र में क्या इसकी आवश्यकता क्यों रही है, कौन कौन से क्षेत्र है कि इसकी आवश्यकता पड़ी। पहला आता है कि डेटा सुरक्षा फ्रेमवर्क का अभाव होना, इसके संदर्भ में। प्रिस्क्रिप्शन की जो प्रमाणिकता है उसके बारे में, कि यह रोगी की पहचान एक और चुनौती है, और क्योंकि दवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए वेबसाइट या ऐप पर अपलोड किए जाने वाले डिस्क्रिप्शन की प्रामाणिकता का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अनुचित दवाओं की बिक्री के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण दवाओं की डिलीवरी का होना तथा दवाओं के अंतर्राज्यीय बिक्री के संदर्भ में होता है। इसमें उपभोक्ताओं के लिए ई फार्मेसी के कुछ लाभ हैं, जैसे पहुंच और उपलब्धता का होना, किफ़ायती स्तर पर होना, सूचना और शिक्षा का होना, नियमों का पालन और प्रमाणिकता सुनिश्चित होना, और यह सुविधाजनक होना कि आपको घर बैठे ही सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। कि आपको कोई दवाई अगर मार्केट से मंगानी होगी तो आप इस वेबसाइट या इस वेब पोर्टल पर जाकर अपनी दवाओं को मंगा कर सकते हो और आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस संदर्भ में अब आता है इसमें आगे की राह में देखते हैं कि ई फार्मेसी नियम 2018 के मसौदे के रूप में और पारित कर दिया गया है। इस नियम में ई फार्मेसी उद्योग के भविष्य में बारे में स्पष्टता प्रदान करेंगे, एक राष्ट्रीय पोर्टल का निर्माण करेंगे तथा कुछ श्रेणियों की दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएंगे, और एक अनिवार्य बार कोडिंग का होना कि ऑनलाइन दवा डिलीवरी के लिए अनिवार्य बार कोडिंग की जानी चाहिए, ताकि ई फार्मेसियों की डेटा प्रबंधन प्रणालियों में पारदर्शिता और सटीकता को बढ़ावा दिया जा सके। अब आता है प्राथमिक कृषि साख या ऋण समितियों के बारे में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में देश भर में डेयरी मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापित पर मंजूरी दी है। इससे संबंधित तथ्य आते हैं कि पहला आता है कि इस योजना का उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना तथा जमीनी स्तर पर इसकी पहुंच को व्यापक बनाना है। इस योजना के जरिए इसमें छूटे हुए या पंचायत या गांव की पैक्स और उपयुक्त डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक तटीय या पंचायती या गाँव के साथ साथ बड़े जल निकायों को पंचायत या गाँव में मत्स्य पालन से संबंधित उपयुक्त सहकारी समितियों को स्थापित किया जाएगा। डेयरी या मत्स्य पालन से संबंधित सहकारी समितियों को उनके संबंधित जिला या राज्य स्तरीय संघों में जोड़ा जाएगा। संपूर्ण सहकारी दृष्टिकोण का लाभ उठाकर ये समितियां अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और उनकी स्थापना करने में सक्षम होगी, और इन गतिविधियों में दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं, बल्क मिल्क कूलर, बायोफ्लॉक पॉन्ड्स का निर्माण तथा फिश कियोस्क आदि इसके अंतर्गत शामिल होंगे। संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का आशय सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक एजेंसियों आदि के बीच तालमेल सुनिश्चित किया जाएगा। अब आता है पेक्स डेयरी या मत्स्य पालन के लिए मंत्रिमंडल से मंजूरी प्राप्त परियोजनाएं कि निम्नलिखित द्वारा कार्य योजना किए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा।
उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीय समिति के अंतर्गत इस समिति को योजना के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होगा। इसकी अध्यक्षता एक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा की जाएगी। इसमें सदस्य के तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री होंगे, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री होंगे, और संबंधित सचिव में नाबार्ड और एनडीबी के अध्यक्ष और एनएफडीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव इसमें शामिल होंगे। इसके तहत 4 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पशुपालन और डेयरी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष को शामिल किया गया है। मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ये प्रमुख योजना है। सहकारी कृषि ऋण संरचना के बारे में यह ऋण संरचना 2 अवधि की होती है। एक लघु ऋण अवधि वाली जो त्रिस्तरीय प्रणाली होती है, और दीर्घ अवधि वाली यह द्विस्तरीय होती है, जिसमें जो लघु अवधि की होती है वह राज्य या केंद्रीय सहकारी समिति के स्तर पर होती है, जिला केंद्रीय सहकारी समिति के अंतर्गत होती है, और प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ होती हैं 3 तरीके की होती हैं। और दीर्घ अवधि वाले ऋण की अवधियाँ होती हैं वह 2 तरीके होती हैं, जो राज्य या केंद्र सहकारी बैंक कृषि ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में, और दूसरी आती है प्राथमिक सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में आती है। अब आता है इस योजना के संदर्भ में कुछ इंपोर्टेंस दिए गए हैं। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण है कि यह 1.6 लाख पंचायतों में पैक्स मौजूद नहीं है, और इसमें लगभग 2 लाख पंचायतों में कोई डेयरी सहकारी उपलब्ध नहीं है। यह किसान सदस्यों को आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करेगी और उनकी आय में वृद्धि करेगी तथा यह रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगी। पैक्स के बारे में, पैक्स होता क्या है? यह एक तरह का ग्रामीण स्तर पर सहकारी ऋण समितियां होती हैं। यह ऋण समितियां कैसी होती हैं? यह 2 तरीके की होती है। एक लघु अवधि वाले ऋण में यह त्रिस्तरीय होती है, और दीर्घ अवधि के बारे में यह 2 स्तरीय होती हैं। इसके अंतर्गत यह देश में अल्पकालिक ऋण सहकारी समितियां होती हैं, जो संरचना की अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। तो जो पैक्स समितियां हैं वह लघु अवधि वाली ऋण समितियां होती हैं। इसका विनिमय पैक्स ना तो विनिमय बैंकिंग अधिनियम 1949 के दायरे के अधीन करता है, ना ही यह आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके लिए यह एससीबीज या डीसीसीबीज के संबंधित राज्य के राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत होती हैं, जिन्हें आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है। नाबार्ड एससीबीज या डीसीसीबीज के माध्यम से पैक्स को वित्त पोषित करता है तथा इसके कार्यों में यह समितियां अल्पकालिक ऋण देने वाले सदस्यों के किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक वितरण जैसी अन्य इनपुट सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके महत्व में ये सबसे कमजोर ग्रामीण आबादों को वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करती है, और देश के सभी संस्थानों द्वारा केसीसी या किसान क्रेडिट कार्ड ऋणों में पैक्स की हिस्सेदारी 41% होती है, और इसमें 95% केसीसी ऋण लघु सीमांत किसानों को दिए जाते हैं। पैक्स से संबंधित कुछ चुनौतियां होती हैं, जिसके अंतर्गत जैसे प्रौद्योगिकी के संदर्भ में चुनौतियां, दक्षता, लाभप्रदता और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने के माध्यम से अन्य वित्तीय संस्थानों के समान नहीं हो पाए हैं। ऋण भागीदारी के संदर्भ में, संसाधनों पर निर्भरता के संदर्भ में, प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, दोषपूर्ण गवर्नेंस मानक के संदर्भ में, अकुशल मानव संसाधन, निष्पक्ष लेखा परीक्षा तंत्र का अभाव, जन जागरूकता का अभाव होना, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन का होना, इसके संदर्भ में कुछ चुनौतियां हैं। इसके लिए पैक्स के लिए आगे की राय हो सकती है, या आगे के लिए कुछ सुझाव है कि जैसे संसाधन जुटाना, कि पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसमें सदस्यों को जमा राशि जुटाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे सदस्यों के बचत करने की आदत को भी बढ़ावा मिलेगा। व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। कृषि अवसंरचना कोष विकसित किया जाना चाहिए, जिससे अलग अलग जरूरत आधारित अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण किया जा सके। लोकतांत्रिक भावना का होना, पारदर्शिता होना, अवसंरचना होना, क्षमता निर्माण सुनिश्चित होना, इसके संदर्भ में कुछ अलग अलग प्रावधान किए गए। मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र की सहकारी समितियों के बारे में। मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्र की सहकारी समितियां अपनी आजीविका के लिए डेयरी और मत्स्य पालन से संलग्न अधिकांश लोग लघु, सीमांत और भूमिहीन किसान होते हैं, जिसमें डेयरी क्षेत्र विशिष्ट योगदान होते हैं, जैसे दुग्ध डेयरी क्षेत्र को मत्स्य पालन में। दुग्ध डेयरी में भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें वैश्विक दूध का 24% योगदान है तथा भारत में 9 करोड़ लोग ग्रामीण परिवार से जो डेयरी में जुड़े हुए हैं, और भारत में 2033 से 34 में 330 मिलियन मैट्रिक टन दूध होने की लक्ष्य निर्धारित किया गया। मत्स्य पालन और दुग्ध क्षेत्र में सहकारी समितियों का महत्व। इसके अंतर्गत उत्पादन, मार्केटिंग और सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ावा तथा बिचौलियों को समाप्त करने में सहायक होगा। ये समितियां फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को सहारा प्रदान बनाएंगी। ये समितियां महिलाओं के लिए पर्याप्त और अक्सर बड़ी मात्रा में नियमित नकदी का स्रोत बन जाएंगी तथा इसके चलते पारिवारिक मामले में निर्णय लेने में भूमिका को बढ़ावा मिलेगा। निर्यात के लिए अधिशेष की स्थिति सहायक होगी। इसके संदर्भ में
फिर आता है मत्स्य पालन के क्षेत्र में। मत्स्य पालन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, जिसमें वैश्विक मछली उत्पादन में भारत का योगदान 8% है तथा यह सहकारी समितियों में लगभग 38 लाख सदस्य शामिल है। इसमें भारत में 2024 से 25 तक मछली उत्पादन को बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें दूध उत्पादन को 2033-34 तक 330 मिलियन मीट्रिक टन और अभी प्रेजेंट में दूध उत्पादन में डेयरी में 9 करोड़ ग्रामीण परिवार इसमें सदस्य कार्य करते हैं और इसमें मत्स्य सहकारी समितियों में लगभग 38 लाख सदस्य इसमें शामिल होते हैं। मत्स्य पालन और दुग्ध क्षेत्र की सहकारी समितियों के लिए शुरू की गई पहले, जैसे दुग्ध क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, यह सहकारी समितियों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, मार्केटिंग आदि के लिए सहायता प्रदान करता है। किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में यह मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसका 1965 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के माध्यम से आनंद पैटर्न की तरह डेयरी सहकारी समितियों के गठन में मदद करता है। फिर आता है मत्स्य पालन के क्षेत्र में नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशिंग कॉर्पोरेटिंग लिमिटेड मछुआरों को शिक्षित करने, उनको मार्गदर्शन करने और उनकी सहायता के लिए काम करता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत यह मछली पालन व्यवसाय का विकास और नीली क्रांति को आगे बढ़ाना है तथा मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबंधन योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत शुरू की गई कुछ प्रमुख पहले हैं। अब आता है प्याज, टमाटर, आलू की कीमतों के बारे में। अधिशेष उत्पादन के कारण खरीफ प्याज की फसल की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। इसके संदर्भ में टॉप्स होते क्या हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। टॉप्स यह टमाटर, प्याज और आलू की लोकप्रिय रूप से टॉप्स सब्जियों के रूप में जाना जाता है। यह भारत में खेती की जाने वाली, उत्पादित और उपभोग की जाने वाली 3 अग्रणी सब्जियां हैं। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। टॉप्स के बारे में तीनों सब्जियों में टमाटर, प्याज और आलू, हालांकि अन्य फसलों की तुलना में इन कृषि उत्पादों की कीमतों में कई उतार चढ़ाव देखे गए। टॉप्स की कीमतों में अधिक स्थिरता के कारण के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जैसे उत्पादन संबंधी चुनौतियां में जैसे मौसमी घटक का होना कि टॉप्स फसलों की बुआई के समय कीमतें सामान्य से अधिक होती हैं, जबकि इनकी कटाई के मौसम में कीमतों में तेजी से गिरावट आती है। अनिश्चित मौसम का होना कि इसके अंतर्गत जैसे ओलावृष्टि, लू, भारी वर्षा आदि लागत में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए सबसे बड़े कारकों में से एक है। फिर आता है कृषि विस्तार सेवाओं की खराब स्थिति के संदर्भ में। फिर आता है भंडारण एवं प्रसंस्करण की सुविधा के संदर्भ में कि अपर्याप्त भंडारण सुविधाएं जैसे 375 लाख मीट्रिक टन की संयुक्त क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं मौजूद हैं और जो आवश्यकता से काफ़ी कम है। भंडारण सुविधाओं में असमानता जैसे कोल्ड स्टोरेज में लगभग 60% ही हिस्सा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में केंद्रित है। फिर आता है प्रशासनिक मुद्दों के बारे में। प्रशासनिक मुद्दे यह योजना का अप्रभावी कार्यान्वयन होना, संस्थागत ऋण का होना। फिर आता है टॉप्स की कीमतों से जुड़ी सुनिश्चित करने के लिए कुछ आगे की राय दी गई है कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, जैसे कि बेहतर उत्पादन का होना, अनुसंधान और विकास के संदर्भ में यह लंबी सेल्फ लाइफ और अन्य वांछित विशेषताओं वाली नई किस्मों के विकास से संबंधित प्रयासों को तेजी करना, खेती में विविधता लाना कि लीन सीजन के दौरान टमाटर और प्याज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीति विकसित करनी चाहिए। प्रसंस्करण के संदर्भ में एक बुनियादी ढांचा विकसित करना, एक वैल्यू एडिशन होना चाहिए कि प्याज की चिप्स या पाउडर आदि बनाने वाले संयंत्रों की स्थापना की जाए कि इससे उत्पादों की सेल्फ लाइफ अधिक होगी। किसानों को समर्थन देना कि स्थिर कृषि निर्यात नीति का होना, बफर स्टॉकिंग किया जाना चाहिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य इनके लिए निश्चित किया जाना चाहिए। तथ्य आधारित नीति निर्माण में कि यह डेटा संग्रह होना चाहिए और पूर्वानुमान होना चाहिए कि भविष्य में कीमतों और मांग का अनुमान लगाने पर किसान उन फसलों को उगा सकते हैं और अधिकतम लाभ मिल सके इसके संदर्भ में। अब आता है व्हीकल स्क्रैपेज के बारे में। केंद्र सरकार ने 2023-24 में पुराने वाहनों के स्क्रैप करने के लिए राज्यों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए कर दी है। यह फंड पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के जरिए जारी की गई है। चलिए तो देखते हैं कि वाहन स्क्रैपिंग होता क्या है इसके बारे में। वाहन स्क्रैपिंग का आशय एक एंड ऑफ लाइफ व्हीकल होता है। यह अनफिट या पुराने वाहनों को समाप्त करने से होता है, जिसका उद्देश्य 3 प्रमुख क्षेत्रों में होता है। पहला कि यह ऑन रोड ऑक्सीजन उत्सर्जन को कमी करते हैं, दूसरा बेहतर उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की ओर बढ़ना होता है और तीसरा या उपयोग किए जा रहे वर्तमान वाहन समूहों या फ्लीट बारीकी से निगरानी करना होता है।
भारत में व्हीकल स्क्रैपेज नीति को एक नज़र में देखते हैं कि पहली आती है इसके अंतर्गत कि ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 129 के अंतर्गत या AIS 129 2016। इसके अंतर्गत पुराने वाहनों के संग्रह और डिसमेल्टिंग केंद्रों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। साथ ही वाहन विनिर्माताओं में यह अपेक्षा की गई है कि वे पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति की संभावनाओं को आकलन कर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इसके संदर्भ में यह ELV की हैंडलिंग, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से सुसंगत सुविधाओं के लिए दिशा निर्देश 2019 जारी किए गए हैं, जो उनके वाहनों के कलपुर्जों के अवशेषों के निपटान की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है। स्वैच्छिक वाहन या समूहों या फ्लीटों की आधुनिकीकरण कार्यक्रम में इस व्हीकल स्क्रैपेज नीति 2021 का लागू किया जाना, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग और प्रोत्साहन करने के लिए शुरू किया गया है। इस नई योजना में 20 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों को 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों के लिए फिटनेस टेस्ट को अनिवार्य होता है। वो मोटर वाहन व्हीकल स्क्रैपेज केंद्रों की पंजीकरण नियम 2021 के अंतर्गत इसमें मान्यता प्राप्त व्हीकल स्क्रैपेज केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया और प्रक्रियाओं से जुड़े उपबंध शामिल होते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन नियम के बारे में यह इसमें 23वां संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत पंजीकरण, फिटनेस टेस्ट, फिटनेस प्रमाण पत्र शुल्क में अधिक वृद्धि की गई है, जिससे हाल ही में सरकार ने हैवी गुड्स एंड और यात्री मोटर वाहनों के लिए पंजीकृत ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के माध्यम से अनिवार्य फिटनेस टेस्टिंग की समय सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 तक कर दी है। ATS की मान्यता या विनिमय या नियंत्रण के लिए नियम की राज्य सरकारों द्वारा अधिकृत ATS के वाहन फिटनेस टेस्ट का कार्य देखते हैं कि यदि कोई वाहन किसी या सभी अनिवार्य आवश्यक टेस्टिंग में विफल रहता है तो परिणाम के 30 दिनों के भीतर रीटेस्ट के लिए आवेदन किया जाएगा और रीटेस्ट के लिए आवेदन पहले के टेस्ट परिणाम में बताए गए दोषों के सुधार के बाद किया जाएगा। इस परिणाम में 7 दिनों के भीतर अपील की दायर की जाएगी तथा फिटनेस टेस्ट क्रिया करने पर वाहन को फिटनेस का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वाहन में व्हीकल को स्क्रैपेज के समक्ष कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि खराब बुनियादी ढांचे का होना। इसके अंतर्गत जैसे टेस्टिंग केंद्र केंद्रीय मोटर वाहन नियम 2021 में मानकों के अनुरूप ATS परिचालनरत नहीं रहा है। फिर अनौपचारिक क्षेत्रक का होना कि इसमें अधिकांश ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग केंद्रों के प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्रक द्वारा किया गया है। अपर्याप्त स्क्रैपिंग केंद्र का होना कि मोटर वाहनों के लिए इसमें 6 व्हीकल स्क्रैपिंग केंद्र ही कार्य कर रहे हैं। आर्थिक मदद में कमी के संदर्भ में जैसे वित्तीय बाधाएं आना, वहनीयता का कम होना। वाहनों में नवीनीकरण या स्क्रैपिंग के लिए कुछ निर्धारित मानदंड किए गए हैं, जो परीक्षण सुविधाओं के साधन, वाहन पंजीकरण को जोड़ने, केंद्रीकृत डेटा की कमी का कारण परीक्षण प्रमाण की निगरानी सीमित रही है। उत्सर्जन परीक्षण इसमें विफल रहने वाले वाहनों पर नज़र रखना मुश्किल होता है। व्यवहार व्यापारिता के बारे में यह केवल ELV की बड़ी मात्रा में उचित ठहराया जा सकता है। पर्यावरणीय संधारणता के संदर्भ में यह पुनर्नवीनीकृत सामग्री या द्वितीयक घटकों के उपयोग को एकीकृत करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क प्रबंधों का अभाव इसके संदर्भ में रहा। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें एक चरणबद्ध कार्यान्वयन होना चाहिए, जिससे भारी ट्रकों, बसों के स्क्रैप करने का एक अध्ययन किया जाएगा और BS सेकंड के पहले के अत्यधिक पुराने हैं उनको अंतर्गत किया जाएगा, जो कड़कीय पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करने की क्षमता मौजूद है। फिर आता है ग्राहकों को प्रोत्साहन देना कि जमा प्रमाण पत्र को भी व्यापार योग्य बनाया जा सकता है। हतोत्साहन कि गैर वसूली योग्य सामग्रियों को वजन के आधार पर एक उन्नत पुनर्प्राप्ति शुल्क लगाया जाना चाहिए। ELV को विवाद समाधान के संदर्भ में 3R पुनर्चक्रण, पुनरुपयोग और कम करना, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस। 3R OEM एक ऐसी सामग्री का उपयोग करना जिसमें आसानी से रिसाइकल और पुनर्प्राप्ति की जा सके। फ्रीऑन गैस के संग्रह उपचार के लिए एक अनुमोदित एजेंसी होनी चाहिए और डिसमेटलर्स का कौशल विकास करना कि इन इकाइयों की क्षमता निर्माण के लिए एक स्थापित बाजारों की एक क्षेत्रीय विचार विमर्श पहल को सुनिश्चित संचालित किया जाना चाहिए। अब आता है UPI के लेनदेन के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने 1 अप्रैल 2023 को प्रीपेड भुगतान साधनों का उपयोग करते हुए व्यापारिक UPI लेनदेन पर ट्रांजैक्शन जांच प्रस्तावित किया है।
यह जांच यूपीआई भुगतान की स्वीकृति के लिए ग्राहक के वॉलेट को जारीकर्ता के व्यापार के बैंक द्वारा ट्रांजैक्शन चार्ज का भुगतान किया जाता है। निर्धारित श्रेणियों के लिए 2,000 रुपये से अधिक के व्यापारिक भुगतान पर 0.5 से 1.1% के ट्रांजैक्शन चार्ज आरोपित किए जाएंगे। यह 2,000 रुपये तक के लेन देन पर इसमें कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। ट्रांजैक्शन चार्ज के संदर्भ में कुछ लागू नहीं है, जैसे ग्राहकों पर लागू नहीं है। इसमें बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते पर आधारित यूपीआई के भुगतानों के लिए यह यूपीआई लेन देन अधिक उपयोगी किया जाने वाला तरीका है। पीयर टू पीयर लेन देन के आधार पर बैंकों और प्रीपेड वॉलेट के लिए पीयर टू पीयर मर्चेंट लेन देन पर एनपीसीआई ने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता को यह निर्देश दिया है कि वह प्रेषक बैंक जिस बैंक खाते से पैसा निकाला जाता है कि वॉलेट लोडिंग सर्विस चार्ज के रूप में 15 आधार अंक को भुगतान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप अपने पेटीएम या फोनपे से अमेजन पे वॉलेट पर 2,000 रुपये से अधिक राशि के साथ रिचार्ज करते हैं तो ऐसी स्थिति में पेटीएम आदि द्वारा अपने बैंक को 0.5% के वॉलेट लोडिंग सेवा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। पीयर टू पीयर के मर्चेंट क्या होता है और पीयर टू पीयर लेन देन क्या होता है? पीयर टू पीयर मर्चेंट यह लघु व्यवसायों के लिए एक एनपीसीआई द्वारा एक वर्गीकरण किया गया है जिसमें लघु व्यवसायों को शामिल किया गया है जो यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए मंथली 50,000 रुपये से कम या उसके बराबर का पैसा पाते हैं। और पीयर टू पीयर लेन देन के बारे में यह इससे तात्पर्य है कि यूपीआई के माध्यम से दो व्यक्तियों या व्यक्तिगत खातों के बीच पैसा ट्रांसफर करना इसके संदर्भ में होता है। अब आता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के बारे में। भारतीय बैंकिंग प्रणाली अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक या सिग्नेचर बैंक के डूबने से पूरे विश्व में बैंकों में जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा पर संदेह व्यक्त किया गया है। इस संदर्भ में अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में डूबने के निम्नलिखित कारण रहे। पहला रहा कि रन ऑन द बैंक यह वह स्थिति होती है जब बड़ी संख्या में ग्राहक बैंकों में जमा धनराशि निकालने लगते हैं। दूसरा आता है निवेश में विविधता की कमी की है। सिलिकॉन वैली बैंक में अपना अधिकार अधिकतम निवेश बॉन्ड और ट्रेजरी में किया गया था। प्रौद्योगिकी कंपनियों में शेयरों में लगातार गिरावट का भी इसमें प्रभाव पड़ा था। सिग्नेचर बैंक के डूबने का कारण रहा है कि यह सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के कारणों के समान ही रहा तथा इसके विफल होने के कुछ अन्य कारणों में बड़ी मात्रा में जमा धनराशि की निकासी क्रिप्टो करेंसी केंद्रित व्यवसाय इसमें शामिल रहा है। अब आता है भारतीय बैंकिंग प्रणाली में उपयुक्त कारणों से बैंकों के डूबने की संभावना कम है, मतलब ये भारत के संदर्भ में। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला आता है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी जैसी प्रमुख बैंकों को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह वर्गीकरण प्रणालीगत महत्वपूर्ण स्कोर पर आधारित है और इसमें डीएसआईबी या प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक को अपने परिचालनों को सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था और प्रोविजनिंग करनी होगी। बैलेंस शीट संरचनाओं में अंतर होना कि भारतीय बैंकों में घरेलू बचत जमाओं का हिस्सा अधिक होता है, वहीं अमेरिकी बैंकों में अधिकतर जमा राशि बड़े कॉरपोरेट घरानों की होती है। भारत में अधिकांश राशि सार्वजनिक क्षेत्र को बैंकों में या निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों में जमा होती है। बैंकों को बचाने के लिए सरकार और आरबीआई द्वारा उठाए गए कुछ कदम रहे हैं, जैसे 2020 में यस बैंक को बचाया गया और 2008 में आईसीआईसी बैंक के रन ऑन द बैंक की स्थिति को लेकर वित्तीय बाजारों में स्थिर करने के लिए सुरक्षा आश्वासन जारी किया गया था। तो भारत में बैंकों प्रणाली के डूबने की संभावना कम है, इसके निम्न कारण रहे हैं और इसमें जो सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के डूबने के कारणों को इसमें बताया गया है कि क्या इसमें कारण रहे। अब आता है मिशन हर भुगतान डिजिटल के बारे में। इसे डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 जो 6 से 12 मार्च के अंतर्गत मनाया गया, यह आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करना है। आरबीआई ने सभी हितधारकों में बैंकों, भुगतान प्रणाली परिचालकों, डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं आदि से वे डिजिटल भुगतान को अपनाने और डिजिटल भुगतान को उपयोग करने वाले लाभों को दूसरों के साथ साझा करने की अपील की है। आरबीआई ने 75 गांवों को गोद लेने और उन्हें डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदलने के लिए 75 डिजिटल गांव कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके अंतर्गत यह जागरूकता शिविर लाएंगे तथा यह डिजिटल भुगतान के लिए व्यापारियों को डिजिटल भुगतान से प्लेटफॉर्म से जोड़ेंगे। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल कंपनी के बारे में। आरबीआई ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को आईएफसी का दर्जा प्रदान किया है। आईएफसी एक ऋण प्रदान करने वाली कंपनी होती है जो जमा स्वीकार नहीं करती और इसमें कंपनी की पूर्ण संपत्ति का कम से कम 75% हिस्सा ही अवसंरचना ऋण के रूप में वितरित होता है, जो परिवहन, ऊर्जा, जल और स्वच्छता, संचार, सामाजिक और व्यवसायिक जैसे उप क्षेत्रों को दिया गया ऋण अवसंरचना ऋण माना जाता है। आईएफसी की न्यूनतम नेट वर्थ 300 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जो कंपनी की न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल, फिच केयर और आदि एजेंसियों में रेटिंग ए के समकक्ष होनी चाहिए।
अब आता है ग्रीन शू इस विकल्प के बारे में। ग्रीन शू विकल्प, वित्त मंत्रालय ने ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफर फॉर सेल की अच्छी प्रतिक्रिया को परिणाम स्वरूप किया गया है। इसे ओवर अलॉटमेंट विकल्प भी कहा जाता है। जो ग्रीन शू एक ऐसा विकल्प होता है जो प्रारंभिक सार्वजनिक निगम के दौरान अतिरिक्त शेयरों को बेचने के लिए अंडर राइट्स के रूप में उपलब्ध कराता है। और अंडर राइट्स मूल रूप से बेचने के लिए शेयरों की संख्या का 15% से अधिक शेयर बेचने की अनुमति नहीं होती है। इसमें विकल्पों के लिए 30 दिनों के लिए भीतर ही किया जाता है। अब आता है एवरग्रीनिंग के बारे में। एवरग्रीनिंग, भारत में टीबी की जीवन रक्षक दवा को एक अधिकार बढ़ाने के लिए जॉनसन एंड जॉनसन के प्रयासों को अस्वीकार कर दिया गया। हाल ही में जॉनसन और जॉनसन ने बेडाक्यूनिन के पेटेंट की एवरग्रीनिंग का प्रयास किया है और यह मल्टी ड्रग पितरोग टीबी के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है। पेटेंट एवरग्रीनिंग का उपयोग फार्मास्यूटिकल कंपनियां करती हैं। इसके तहत दवा में केवल मामूली रिफॉर्मुलेशन करके उन पुनरावृत्तियों के माध्यम से दवा की पेटेंट अवधि को बढ़ाने का प्रयास किया गया और इनके तरीकों से दवा की चिकित्सीय प्रभावकारिता में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 3D के अंतर्गत पेटेंट की एवरग्रीन को रोकता है, जिसके अनुसार किसी ज्ञात पदार्थ के किसी नए रूप को खोज की जाती है जिसमें उस पदार्थ की ज्ञात क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई है, ना ही आविष्कार किया गया है, तो इसमें वह नया पेटेंट के रूप में पात्र नहीं होगा। इसके संदर्भ में भारत में कोई पेटेंट आविष्कार योग्य तब माना जाएगा जब इसके कुछ प्रावधान किए गए हैं कि वह प्रकृति के नवीन रूप से हो या भिन्न हो, उसमें औद्योगिक इस्तेमाल की क्षमता निहित हो और उसमें आईपीए की धारा 3 और 4 में प्रावधानों के अंतर्गत आता हो और उसमें कोई आविष्कार पूर्ण हो या ऐसा प्रयोग पहले से ही ज्ञात ना हो। इसके संदर्भ में अब आता है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के बारे में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा सिटी फाइनेंसिंग 2022 पोर्टल को लॉन्च किया गया है या लाइव कर दिया गया है। सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग के बारे में, यह रैंकिंग शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि होती है। यह यूएलबीस के मूल्यांकन के लिए नगरपालिका वित्त के 3 प्रमुख मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर की जाती है, जिसके अंतर्गत मापदंड आते हैं कि पहला आता है संसाधन जुटाना, व्यय के अनुसार प्रदर्शन करना और राजकोषीय गवर्नेंस होता है, जो शहरों को 4 अलग अलग जनसंख्या श्रेणियों में तरह रैंकिंग प्रदान करता है, जिसमें शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही प्रत्येक राज्य या राज्य के क्लस्टर के रूप में चिन्हित या पुरस्कृत किया जाता है। अब आता है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 2014 से 2020-21 की अवधि के लिए कुल CSR की फंड का लगभग 60% हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा, देखभाल, ग्रामीण विकास से संबंधित गतिविधियों में व्यय किया गया। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने CSR कॉन्क्लेव को आयोजन किया है और इस श्रृंखला का यह पहला कदम है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कल्याणकारी पहलों को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। CSR यह व्यवसायों द्वारा अपने व्यावसायिक कार्यों में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह कंपनियों को खर्च नहीं की गई CSR राशि को व्यय नहीं किए गए CSR खाते में रखने की अनुमति देती है, जो 3 वित्तीय वर्षों के भीतर इस राशि का उपयोग करना अनिवार्य होता है। अब आता है CSR से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं कि इसमें क्षेत्रीय समानता का होना, कार्यान्वयन करने के लिए सही भागीदार को खोजना और कंपनियों को सांकेतिक दान कर सकती है कि वह स्वयं ऐसी CSR गतिविधियां संचालित कर सकती है जिसमें रणनीतिक योजना निर्माण और प्रभाव का मूल्यांकन हो सके। DNRLM के बारे में, यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार शुरू करने के लिए कुशल श्रम वाले रोजगार को अवसर को प्रदान करने में सक्षम बनाकर गरीबी को कम करना है। अब आता है कि किन कंपनियों पर CSR अनिवार्य है। इसमें के अंतर्गत कंपनी अधिनियम के तहत कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे अधिक का हो, टर्नओवर 1000 से अधिक हो और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, या इसके अंतर्गत यह कंपनियां आती हैं। अब आता है ग्रीन शिपिंग के बारे में। ग्रीन शिपिंग केंद्र सरकार ने 2030 में भारत को ग्रीन शिपिंग का वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन ट्रांजैक्शन प्रोग्राम शुरू किया है और इसके पहले नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट शिपिंग का भी उद्घाटन किया गया है। इसके तहत यह कार्यक्रम ग्रीन हाइब्रिड ड्रग्स को शुरू करेगा और यह ग्रीन हाइब्रिड प्रोपेक्शन सिस्टम को भी संचालित करेगा, इसके बाद मेथेनॉल, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसे गैर जीवाश्म ईंधन के समाधानों को किया जाएगा। अब आता है स्मार्ट पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। यह विद्युत मंत्रालय ने पावर ट्रांसमिशन सिस्टम गठित किया है जो टास्क फोर्स को सिफारिशों को स्वीकार किया है।
यह 2021 में इस टास्क फोर्स का गठन ट्रांसमिशन क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा इसे स्मार्ट बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए तरीकों को सुझाव देने के लिए किया गया है। यह रियल टाइम निगरानी, स्वचालित ग्रिड संचालन और पावर मिक्स में नवीनीकरण ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। टास्क फोर्स से संबंधित कुछ सिफारिशें हैं कि इसमें मौजूदा ट्रांसमिशन सिस्टम का आधुनिकीकरण होना, कि साइबर सुरक्षा, ऊर्जा भंडारण प्रणाली की तरह ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के निर्माण और निरीक्षण के लिए ड्रोन या रोबोटिक्स का उपयोग किया जाना चाहिए, कुशल और भविष्य के लिए तैयार ट्रांसमिशन सिस्टम होना चाहिए, निर्माण, पर्यवेक्षण, संचालन, प्रबंधन और उन्नत तकनीक का उपयोग होना चाहिए और कार्यबल का कौशल उन्नयन किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है कि इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के बारे में। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ने एमबार के साथ मिलकर यह रिपोर्ट जारी की है, जो 16 भारतीय राज्यों और उनके एनर्जी ट्रांजैक्शन के आधार पर रैंक प्रदान करता है। इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु है कि भारतीय राज्यों की प्रगति और प्रदर्शन को किया गया है, जिसमें सबसे अच्छा स्कोर कर्नाटक का रहा, उसके बाद गुजरात आता है और इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को में प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब आता है आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के बारे में। इसके अंतर्गत 4 प्रमुख पशुधन उत्पादक दूध, मांस, अंडा, ऊन के उत्पादन में अनुमान किया गया है। इसमें नवीनतम 20 पशुधन गणना के अनुसार पशुधन की आबादी, पशुधन के आयात निर्यात के डेटा जैसी जानकारी शामिल है। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यह है इसकी दूध की प्रति उपलब्धता 444 प्रति ग्राम प्रतिदिन है। शीर्ष दूध उत्पादक राज्य में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आते हैं। शीर्ष मांस उत्पादक राज्य में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आते हैं। शीर्ष ऊन उत्पादक राज्य में आते हैं राज्य जम्मू कश्मीर और गुजरात। शीर्ष अंडा उत्पादक में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना आते हैं। अब आता है व्यापक रबड़ सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के बारे में। यह प्लेटफॉर्म एक मोबाइल ऐप क्रिस्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उत्पादों को रबड़ की खेती के बारे में जानकारी देना, ऑनलाइन समाधान प्रदान करना है। यह केरल की यूनिवर्सिटी के सहयोग से भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। अब आता है प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 के बारे में। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित प्रावधान केंद्रित हैं। पहला आता है कि यह बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उसे बनाए रखता है। यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है। बाजार सहभागियों के लिए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अधिनियम के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने प्रथाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में और यह आयोग अधिनियम प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के माध्यम से गठित किया गया है, जो कि एक सांविधिक निकाय है और यह कारपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस विधेयक के संदर्भ में कुछ प्रमुख प्रावधान है कि यह विलय अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए अन्य मानदंड के रूप में लेनदेन के मूल्य को शामिल किया गया है। यदि लेनदेन का मूल्य 2000 करोड़ रुपए से अधिक है तो CCI मंजूरी आवश्यक होगी। इसके संदर्भ में है। फिर आता है कि संशोधन में उन कदमों को ही शामिल किया गया है जो कानून के अधीन लाए गए हैं, जिनमें प्रतिस्पर्धी रोधी समझौते को हिस्सा माना जाता है और इसमें उद्यम या व्यक्ति भी शामिल होते हैं जो समान व्यवसाय में संलग्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों और प्रभुत्ववादी स्थिति के दुरुपयोग की जांच के शीघ्र समाधान के लिए एक समझौता और प्रतिबद्धता निर्माण फ्रेमवर्क का निर्माण किया गया है। मुकदमे को 3 कम करने के लिए निपटान प्रतिस्पर्धा फ्रेमवर्क शुरुआत करने का प्रावधान किया गया है तथा विधेयक कुछ अपराधों के लिए दंड की प्रकृति में परिवर्तन करता है और यह केंद्र की सजा की जुर्माने में बदलता है। और संबंधित सुर्खियों में कि हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली प्राधिकरण ने अल्फाबेट के स्वामित्व वाली गूगल पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाए देने के आदेश को बरकरार रखा है तथा यह CCI ने एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन के संबंध में प्रतिस्पर्धा रोधी प्रथाओं के लिए गूगल पर जुर्माना लगाया गया था। यहाँ पर हमारा इकोनॉमी से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। आप स्टैटिक पोर्शन के साथ इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर यह वीडियो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।